नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। DSSSBPRT 2019 से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न हमारे बाल मनोविज्ञान में जो पेडागॉजी है उससे रिलेटेड होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये टेस्ट सीरीज कितनी हेल्पफुल रही है, कितनी मदद कर रही है आपकी तैयारी में। क्या इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी है। तो शुरू करते हैं DSSSBPRT 2019 से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ कि निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में सोचने के कौशल को बढ़ावा दे सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा छात्रों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वे जो कर रहे हैं वह प्रभावी तथा इन प्रक्रियाओं को नाम देना। दूसरा ऑप्शन है हमारा भावात्मक या वास्तविक पहलुओं के साथ साथ सोचने के कौशल के संज्ञानात्मक घटकों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है हमारा मुख्य रूप से रणनीतियों के बारे में ज्ञान पर जोर देना। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऐसी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना जो विचार कौशल के विकास तथा मनन की विषय वस्तु दोनों को बढ़ावा देती है। तो यहाँ आपका ए नंबर में है कि 1, 2 और 3, क्या ये इसका आंसर होगा, या फिर बी नंबर में है 1, 3 और 4, सी नंबर में है 1, 2 और 4, डी नंबर में है 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर 1, 2 तथा 4। अब कैसे होगा वो हम जानते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि किस विधि के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में सोचने के कौशल को बढ़ावा दे सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी विधि एक शिक्षक अपनाए जिससे वो बच्चों में सोचने के कौशल को, मतलब कि सोचने के कौशल को कहने का मतलब है कि वो बच्चों में सोचने के कौशल को बढ़ावा दे सके, उनके सोचने के स्तर को बढ़ा सके। ऐसी कौन सी विधि एक शिक्षक अपनाए। तो यहाँ जो आपका आंसर है 1, 2 और 4। कहने का मतलब है कि छात्रों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वे जो कर रहे हैं वह प्रभावी है। इस लाइन का मतलब है कि बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी वो काम कर रहे हैं उन्हें कहना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो काम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, तथा इन प्रक्रियाओं को नाम भी देना चाहिए। जो भी बालक जिस काम को कर रहा है उन प्रक्रियाओं को नाम भी देना चाहिए। दूसरा है हमारा भावात्मक या वास्तविक पहलुओं के साथ साथ सोचने के कौशल के संज्ञानात्मक घटकों पर ध्यान केंद्रित करना। तो कहने का मतलब है कि एक बालक जो है वो भावात्मक और वास्तविक जो रियल में उसको देखता है, तो भावनाओं के साथ में बालक सोचता है, और जो वास्तविकता में है चीज़ें जो उसे देख रही हैं, जिसे वो फील करता है, तो उसके बारे में जब वो सोचता है तो उसके ज्ञान के घटकों पर उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, मतलब कि उसका जो ज्ञान है उसके घटकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके सोचने के कौशल को या फिर कहें कि चिंतन के कौशल को संज्ञानात्मक उसके ज्ञान पर केंद्रित करना चाहिए। वो जो भी सोचता है, वो जो भी चिंतन करता है, उस चिंतन के कौशल को उसके ज्ञान पर केंद्रित करना चाहिए। चौथा है जो हमारा ऐसी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना जो विचार कौशल के विकास तथा मनन की विषय वस्तु दोनों को बढ़ावा देती है। तो कहने का मतलब है कि एक शिक्षक को ऐसी रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो बालक को सोचने पर मजबूर कर दे। उसकी विषय वस्तु भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बालक उसके बारे में
बहुत अच्छे से सोच सके और उसकी सोच का जो स्तर है वो बढ़ सके। तो इसलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है हमारा, किस समाजशास्त्री ने जटिल समाजों में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया, जहां परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूह युवा को व्यस्तता के लिए तैयार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, जो कि बड़े समाज द्वारा अपेक्षित है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्ल मार्क्स होगा, बी नंबर में है हमारा इमाइल दुर्खीम होगा, सी नंबर में है जॉन डीवी होगा, डी नंबर में है टेलकोट पर्सन्स। तो आंसर हमारा यहाँ क्या होगा ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर इमाइल दुर्खीम। तो किस समाजशास्त्री ने जटिल समाजों में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है, तो वो दिया है इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम ने ही जटिल समाजों में शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है। पहला है हमारा अनुभव का बोध, क्या ये ज्ञान का स्रोत हो सकता है, अनुभव का बोध। दूसरा है हमारा तर्क, तीसरा ऑप्शन है अधिकार और चौथा है हमारा आस्था। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1, 2, 3 और 4, क्या ये चारों ज्ञान के स्रोत हो सकते हैं। बी नंबर में है 1, 2 तथा 3, क्या ये 1, 2 और 3 ये आपके ज्ञान के स्रोत हैं। तीसरा है हमारा सी नंबर 1 तथा 2 दोनों, और डी नंबर में है 1, 2 तथा 4। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट 1, 2, 3 तथा 4, मतलब कि जो ज्ञान का स्रोत है, जो हम अनुभव करते हैं वो भी हमारा क्या है, ज्ञान है। किस तरीके से हम किस चीज को अनुभव करते हैं, तो अनुभव का बोध ये भी क्या है, एक ज्ञान का स्रोत है। तर्क ये भी क्या है, ज्ञान का स्रोत माना जाता है। अधिकार और आस्था, तो ये चारों ही क्या है, ज्ञान के स्रोत हैं। तो बात करते हैं कि कैसे ये चारों ज्ञान के स्रोत हैं। तो देखिए, अनुभूति, कारण, अधिकार, अंतर्ज्ञान, विश्वास एवं प्रकटन आदि ज्ञान के स्रोत हैं। इनमें अनुभूति और तर्क के माध्यम से प्राप्त जानकारियों को ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। तो इनमें से जो आपका अनुभूति है और तर्क है, इसे सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अनुभूति मतलब कि अनुभव का बोध, तो ये दोनों जो है आपके सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं, जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल को विकसित करने के लिए पहचाने गए 10 प्रमुख क्षेत्रों में से एक नहीं है। पहला है हमारा यहाँ तनाव तथा भावनाओं का सामना करना, बी नंबर में है रचनात्मक सोच, सी नंबर में संकोच और डी नंबर में समस्या समाधान। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी नंबर, क्या, संकोच। तो देखिए, जीवन कौशल को विकसित करने के लिए जो पहचाने गए 10 प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें से नहीं है, ये आपको बताना था। तो ये नहीं पूछा है, तो नहीं है कौन सा जीवन कौशल को विकसित करने के लिए पहचाने गए 10 प्रमुख क्षेत्रों में से नहीं है, तो वो नहीं है संकोच। बाकी जो आपका तनाव तथा भावनाओं का सामना करना, ये हमारे जीवन कौशल को विकसित करने के लिए जीवन कौशल के बारे में वो कैसे पहचान सकता है कि उसके जीवन का विकास हो रहा है। तो जब व्यक्ति तनाव तथा भावनाओं का सामना करता है, तो माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन का जो स्तर है, जीवन कौशल है, वो विकसित हो रहा है। और रचनात्मक सोच, अगर व्यक्ति की रचनात्मक सोच है, मतलब कि क्रिएटिव थिंकिंग है, अगर व्यक्ति की क्रिएटिव थिंकिंग है, तब भी माना जाता है कि व्यक्ति का जो जीवन कौशल है वो विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है समस्या समाधान। तो अगर व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान बहुत अच्छे से करता है,
रचनात्मक रूप से करता है, सृजनात्मक रूप से करता है। तो माना जाता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो जीवन है वो विकसित हो रहा है, उसके जीने का जो तरीका है वो बदल रहा है। तो इसीलिए हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा था कि नहीं है। अगर पूछता कि है तो वो हो जाता आपका तनाव तथा भावनाओं का सामना करना, रचनात्मक सोच हो जाता, और डी नंबर समस्या समाधान। तो ये सब है, लेकिन हमसे पूछा था कि नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन कौशल को विकसित करने की जो पहचान है वो नहीं है, तो संकोच। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर, संकोच। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहेली को हल करना एक बच्चे में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा दे सकता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ रचनात्मकता, दूसरा है नकारात्मक सोच, सी नंबर में है हतोत्साहित होना, और डी नंबर में है अनभिज्ञता। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट, रचनात्मकता। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ बोला है कि पहेली को हल करना एक बच्चे में किस पहलू को बढ़ावा देता है। तो अगर एक बालक किसी पहेली को हल करता है तो उसके लिए उसे किसकी ज़रूरत होगी, उसके लिए रचनात्मकता की ज़रूरत होगी, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी, एक सोचने की ज़रूरत होगी। तो जब बालक या कोई व्यक्ति रचनात्मक रूप से सोचता है, क्रिएटिव रूप से सोचता है, तभी वो किसी पहेली को क्या है, हल कर सकता है। तो वो हमारा जो पहलू पूछा, इसमें हमारा पहलू पूछा था, तो वो हमारा जो सोचने का तरीका है वो हमारा कैसा है, रचनात्मक है, मतलब कि सृजनात्मक है। कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति या फिर कोई बालक किसी पहेली को हल करता है। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, रचनात्मकता। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस समाजशास्त्री ने समाज के लिए सामाजिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया तथा मानव के व्यवहार को वर्णित करने के लिए पारस्परिक क्रिया को मौलिक इकाई माना है। तो वो कौन से समाजशास्त्री थे। तो पहला है हमारा क्या बंडोरा थे, बी नंबर में है मैकाइवर तथा पेज थे, सी नंबर में है बेलार्ड, और डी नंबर में है टेलकोट पासन्स। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, टेलकोट पासन्स। अब देखिए इसमें क्या बोला था कि ऐसा कौन सा समाजशास्त्री है। तो समाजशास्त्री तो सभी है, लेकिन ऐसे कौन से समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए सामाजिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया है। तो वो है हमारे टेलकोट पासन्स। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बच्चों में आदर्शों के अंतर्निर्वेशन में सहायक हो सकता है। तो पहला है हमारा सुबह की सभा, जिसे हम असेंबली भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि असेंबली क्या है। तो असेंबली क्या कहलाता है, सुबह की सभा कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुबह की सभा, मतलब जिसे असेंबली कहते हैं। दूसरा है हमारा अनुशासन तथा सख्त नियम। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उत्सव, और चौथा है हमारा जनसंचार माध्यम का उपयोग। ए नंबर में है 1, 2 तथा 3, बी नंबर में है 1, 2, 3 तथा 4, क्या ये चारों होंगे, या फिर सी नंबर में है 1, 2 तथा 4, और डी नंबर में है 1, 3 तथा 4। तो आंसर आपको बताना है यहाँ क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ, आंसर हो जाएगा यहाँ 1, 3 तथा 4। 1, 3 और 4 ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जीवन कौशल कितनी सामान्य श्रेणियों में विभाजित है। तो पहला है हमारा यहाँ 3 श्रेणियों में विभाजित है, बी नंबर में है 2, सी नंबर में है 4, और डी नंबर में है 5। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट,
कि जीवन कौशल जो है वो 3 श्रेणियों में विभाजित है। कैसे जीवन कौशल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 श्रेणियों की। तो जिसमें से पहली श्रेणी है हमारी संचार एवं पारस्परिक कौशल, दूसरा है हमारा निर्णय एवं आलोचनात्मक चिंतन कौशल, तीसरा है हमारा सामना करना और आत्म प्रबंधन कौशल। ये तो हो गई हमारी 3 सामान्य श्रेणी। अब हम बात करेंगे कि जीवन कौशल क्या है। तो जीवन कौशल क्या होता है? तो जीवन कौशल व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने, पारस्परिक जिम्मेदारी लेने, निर्णय करने तथा भविष्य में वे क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में चिंतन करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये होता है आपका जीवन कौशल। नेक्स्ट है कि किस समाजशास्त्री ने यह नहीं माना कि समाज में धर्म की एक कार्यात्मक भूमिका है। तो किस समाजशास्त्री ने यह नहीं माना है कि समाज जो है समाज में धर्म की एक कार्यात्मक भूमिका है। तो किसने नहीं माना है? आपको नहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला है हमारा पेज तथा मैकाइवर, दूसरा है हमारा कार्ल मार्क्स, तीसरा है हमारा टेलकोट पासन्स और डी नंबर में हमारा एमाइल दुर्खीम। तो किस समाजशास्त्री ने यह नहीं माना है कि समाज में धर्म की एक कार्यात्मक भूमिका है? तो आंसर आपको बताना है यहाँ क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने यह नहीं माना है कि समाज में धर्म की एक कार्यात्मक भूमिका होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक सोच का चरण है। तो पहला है हमारा उद्बोधन, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है तैयारी करना और चौथा है पुनरीक्षण। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2 तथा 3, यहाँ 2 है 1, 2 तथा 3, बी नंबर में है 1, 3 तथा 4, सी नंबर में है 1, 2, 3 तथा 4 और डी नंबर में है 2, 3 तथा 4। तो आपको बताना है कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ सी नंबर 1, 2, 3 तथा 4। तो जो उद्बोधन है, मूल्यांकन है, तैयारी करना है और पुनरीक्षण, ये सब क्या होते हैं? ये सब व्यक्ति के रचनात्मक सोच के चरण माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम आदि जैसे महान हस्तियों के जन्मदिन के उत्सव को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किस वर्ग में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला है हमारा यहाँ मूल्यों के अति निर्वेशन करने के तरीके और साधन, बी नंबर में है व्यक्तित्व का आकलन, सी नंबर में है अनुशासन सीखना, डी नंबर में है गहन सोच का विकास। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट, मूल्यों के अति निर्वेशन करने के तरीके और साधन। तो जो महात्मा गांधी है, एपीजे अब्दुल कलाम है जैसी महान हस्तियों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो वो रखते हैं हम मूल्यों के अति निर्वेशन करने के तरीके और साधन के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि निर्धारित समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम करना, बी नंबर में है माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित भेंट करना, सी नंबर में है स्कूलों में जाने के लिए नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना और डी नंबर में है बच्चों के लिए उपहार लाना। ये ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो शिक्षक का नहीं है, जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, जो एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, बच्चों के लिए उपहार लाना। ये शिक्षक का कर्तव्य नहीं माना जाता है कि बच्चों के लिए वो उपहार लाए।
यहाँ हमसे नहीं पूछा था, इसीलिए हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए उपहार लाना। तो ये एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं माना जाता है कि वो बच्चों के लिए उपहार लाए। अगर यहाँ आपका क्वेश्चन होता कि शिक्षक द्वारा किया जाने वाला कर्तव्य है, तो उनके द्वारा जो कर्तव्य किया जाता है वो किया जाता है कि किसी भी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाएं, माता पिता तथा अभिभावकों से मिलें और स्कूलों में जाने के लिए नियमितता तथा समय की पाबंदी को बनाए रखें। ये सब एक शिक्षक के कर्तव्य माने गए हैं, लेकिन बच्चों के लिए उपहार लाना ये शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। इसीलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, बच्चों के लिए उपहार लाना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि लिंग भेद के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्रोत या रूप है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पोषण, स्वास्थ्य और अवकाश। दूसरा है शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम और शिक्षक। तीसरा है परिवार और माता पिता। तो यह फर्स्ट ऑप्शन में है 2 और 1 दोनों होंगे। बी नंबर में 1 तथा 3 ये दोनों होंगे, या फिर सी नंबर में है 1, 2 तथा 3 और डी नंबर में है 2 तथा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर 1, 2 तथा 3। तो जो ये तीनों हैं, ये तीनों क्या है, लिंग भेद को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि लिंग भेद के ये स्रोत माने जाते हैं। पोषण, स्वास्थ्य, अवकाश, शिक्षा, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और शिक्षक, माता पिता तथा परिवार। तो ये सब किसके स्रोत माने जाते हैं? ये माने जाते हैं हमारे लिंग भेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कक्षा में बच्चों में पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश है। तो पहला है हमारा सही उत्तर के साथ चर्चा को रोकना। बी नंबर में है अपसारी प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। तीसरा है अच्छे प्रश्न के कौशल को बनाना और चौथा है उत्साहजनक तरीके से जवाब देना। तो यह फर्स्ट ऑप्शन में है आपका 2, 3 तथा 4। बी नंबर में है 1, 2 तथा 3। सी नंबर में है 1, 3 तथा 4 और डी नंबर में है 1, 2, 3 तथा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर 1, 3 तथा 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था यहाँ कि ऐसा कौन सा कक्षा में बच्चों में पूछने के कौशल को बढ़ा सकता है। तो ऐसा कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा निर्देश है, ऐसी कौन सी दिशा निर्देश हमें बच्चों को देना चाहिए जिससे बच्चों में क्या है वो हमसे प्रश्न पूछ सके। एक शिक्षक से एक बालक जो है वो प्रश्न पूछ सके, उसके पूछने का जो कौशल है या हम कहें कि पूछने की जो संख्या है उसे हम बढ़ा सकें कि वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकें। तो इसके लिए कौन से दिशा निर्देश सही है वो माने गए हैं हमारे 1, 3 और 4। मतलब कि सही उत्तर के साथ चर्चा को रोकना। तो कभी भी अगर आपको सही उत्तर मिल जाए तो वहाँ अपनी चर्चा को नहीं रोकना चाहिए, जबकि बालकों से कहना चाहिए कि आप हमसे प्रश्न पूछें, आपका जो भी डाउट है वो हमसे जरूर पूछें। इस कौशल को हमें बढ़ाना चाहिए। और जो नेक्स्ट है कि अच्छे प्रश्न के कौशल को बनाना, तो बिल्कुल अच्छे प्रश्नों को आपको जरूर रखना चाहिए, अच्छे प्रश्न के कौशल को जरूर बनाना चाहिए। और चौथा है हमारा उत्साहजनक तरीके से जवाब देना। अब जब आप उस प्रश्न का, जो प्रश्न आपसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से देंगे, तो वो देंगे आप एक उत्साहजनक तरीके से। मतलब ऐसे नहीं कि एकदम रोने जैसा आपने मुंह बना लिया और एकदम मरी मरी सी आवाज़ में आप
उस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं देना है। उस प्रश्न का आंसर आपको एक उत्साहजनक तरीके से आपको उस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसीलिए हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 3 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है। तो आपको बताना है कि जो आजकल शिक्षा प्रणाली है तो उसमें विद्यालय जिस तरीके को अपनाते हैं तो उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है। तो पहला है हमारा यहाँ लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करता है, मतलब कि एक विद्यालय लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करता है। दूसरा है यह नैतिक सत्ता के रूप में कार्य करता है। और तीसरा है विद्यालय समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट है 1 तथा 2 दोनों होंगे, या फिर 2 तथा 3, मतलब बी नंबर में है 2 तथा 3, सी नंबर में है 1, 2 तथा 3 और डी नंबर में है 1 तथा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट 1 तथा 2। कहने का मतलब है कि जो आजकल शिक्षा प्रणाली विद्यालयों में अपनाई जा रही है उसमें एक विद्यालय की जो भूमिका है वो है कि यह लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करता है। एक विद्यालय ही है, एक विद्यालय किसी विद्यालय में जाकर ही लोग क्या करते हैं, अपने व्यवसाय को चुनते हैं कि वहाँ उन्हें शिक्षा दी जाती है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है, आपको कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, इसके लिए कौन तैयार करता है। तो वो करता है आपका विद्यालय, आपका स्कूल। और जो दूसरा है यह नैतिक सत्ता के रूप में कार्य करता है। तो बिल्कुल जो विद्यालय होता है हमारा वो नैतिक सत्ता के रूप में ही कार्य करता है, मतलब कि नैतिक जो बातें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें विद्यालय से मिलती है। इसीलिए हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1 तथा 2। नेक्स्ट है भारत में न्यायालयों के कितने स्तर हैं। तो पहला है हमारा 3, बी नंबर में है 2, सी नंबर में है 5 और डी नंबर में है 4। तो आपको बताना है कि भारत में जो न्यायालय है उसके कितने स्तर हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमारे यहाँ भारत में जो न्यायालय के स्तर है वो 4 स्तर बताए गए हैं। अब कौन कौन से 4 स्तर बताए गए हैं, तो उसमें सबसे पहला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय और चौथा है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। तो सबसे पहले जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है जिसके पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है तथा अपील करने के लिए अंतिम अदालत है। जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है, अगर आपको कोई अपील करनी है तो उसके लिए क्या है, ये अंतिम अदालत मानी जाती है। कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय। और जो दूसरा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय एक राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। भारत के प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है। तो भारत के हर राज्य में क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। तीसरा है जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय क्या होता है कि प्रत्येक जिले का अपना न्यायालय होता है जिसे जिला न्यायालय के रूप में जाना जाता है। कभी कभी 2 जिलों में एक ही जिला न्यायालय होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 जिलों में क्या होता है, केवल एक ही न्यायालय हो। और जो चौथा है वो है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय लोक अदालत के रूप में जाने जाने वाली ग्राम अदालतों का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तथा जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। तो यहाँ जो आपका उच्च न्यायालय है वो किसके अधीनस्थ माना जाता है, तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ माना जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ जो उच्च न्यायालय वो सबसे ऊपर है और उसके नीचे ही आपकी सर्वोच्च न्यायालय है। कहने का मतलब है कि जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है वो किसके अधीन कार्य करती है, तो वो करती है उच्च न्यायालय के अधीन। और जो आपका उच्च न्यायालय है वो किसके अधीन कार्य करता है, तो वो करता है आपका जिला न्यायालय के अधीन कार्य करता है। तो आंसर हमारा
आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी नंबर 4। तो भारत में न्यायालय के कितने स्तर बताए हैं, वो बताए हैं 4। नेक्स्ट है कि शिक्षा शास्त्र हमें बता सकता है कि खाली स्थान सिखाया जाए। पहला है हमारा क्या सिखाया जाए, दूसरा है कैसे सिखाया जाए, तीसरा है कब सिखाया जाए। तो ए नंबर में हमारा 1, 2 तथा 3, बी नंबर में है 1 तथा 3, सी नंबर में है 1 तथा 2, डी नंबर में है 2 तथा 3। तो आंसर आपको बताना है यहाँ कि आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर 2 तथा 3। तो जो पेडागोजी मतलब कि जो शिक्षा शास्त्र है वो हमें बताता है कि बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं और कब हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। कहने का मतलब कि शिक्षा शास्त्र हमें बताता है कि कैसे शिक्षण प्रदान करना चाहिए, अर्थात यह शिक्षण के लिए आवश्यक दृष्टिकोण, सामग्री आदि के बारे में बात करता है और कब पढ़ाना है, अर्थात छात्र को किसी चयनित विषय को पढ़ाने की उपयुक्त आयु क्या है, उपयुक्त वातावरण क्या है, इसकी बात कौन करता है। तो इसकी बात करता है हमारा शिक्षा शास्त्र मतलब कि पेडागोजी। तो इसीलिए हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा डी नंबर 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित शिक्षा के प्रकार के बारे में सही नहीं है। तो फिर से आपका नहीं पूछा है। तो पहला है आपका यह एक विशेष प्रणाली पर आधारित होती है। बी नंबर में है यह एक व्यक्ति को पूर्ण विकसित तथा स्वाधीन होने में मदद करती है। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल 2 होगा, या फिर बी नंबर में है केवल 1 होगा, सी नंबर में है 1 तथा 2 दोनों होंगे, या फिर डी नंबर में ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर केवल 1। तो जो उचित शिक्षा के प्रकार के बारे में सही नहीं है वो सही नहीं है कि यह एक विशेष प्रणाली पर आधारित होती है। नेक्स्ट है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीक किसने विकसित की थी। तो पहला ऑप्शन है एलेक्स ऑसबॉर्न, नंबर में है कोविंगटन, सी नंबर में है एडवर्ड डी बोनो और डी नंबर में है क्रोपली। तो आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एलेक्स ऑसबॉर्न। अब जो इन्होंने ये तकनीक दी है ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो इसे हिंदी में कहते हैं विचाराभेस। तो विचाराभेस क्या है, एक तरह की तकनीक है जो इन्होंने विकसित की थी। तो विचाराभेस एक सामूहिक अभ्यास है जिसमें सदस्य किसी विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं तथा अपने प्रयत्न से वे एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें लोग स्वतंत्र रूप से अपने विचार साझा करते हैं तथा अधिक से अधिक विचारों का सुझाव देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यह क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसमें सदस्य क्या है, किसी विषय पर इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं। और इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में सभी व्यक्ति अपने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से मतलब कि बिना किसी बंधन के अपने विचार को साझा करते हैं और अधिक से अधिक विचारों का सुझाव देते हैं कि किस तकनीक के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए या फिर कौन सा विचार जो है किसी बात पर ठीक बैठता है। तो ये होता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नकारात्मक गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण है। तो पहला है हमारा सर का इशारा तथा मुस्कुराना, बी नंबर में है झुंझलाहट की अभिव्यक्ति, तीसरा है अधीरता की अभिव्यक्ति, चौथा है व्यंग्य मिश्रित। तो यह आपका फर्स्ट ऑप्शन में है 2, 3 तथा 4, बी नंबर में है 1, 2 तथा 3, सी नंबर में है 1, 2, 3 तथा 4 और डी नंबर में है 1, 3 तथा 4। तो आपको आंसर बताना है कि आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट 2, 3 तथा 4।
2, 3 तथा 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।